मार्च 1930 में हमारा जिला कमिश्नर विवियन नरभक्षी क्षेत्र में दौरा कर रहा था। तो उस महीने की 22वीं तारीख को उसकी तरफ से मुझे कालाअगर जाने का त्वरित निवेदन मिला, जहां उन्होंने कहा कि वे मेरी प्रतीक्षा करेंगे। नैनीताल से कालाअगर मोटे तौर पर 50 मील दूर है और विवियन का पत्र मिलने के 2 दिन बाद मैं समय रहते कालाअगर वन बंगले में नाश्ता लेने पहुंच गया, जहां श्रीमती और श्री विवियन टिके हुए थे। नाश्ता करते समय विवियन दंपति ने मुझे बताया कि 21वीं तारीख के अपराह्न में वे बंगले में पहुंच चुके थे और जब वे बरामदे में बैठे चाय पी रहे थे तो 6 स्त्रियों में से जो बंगले के आंगन में घास काट रही थी, एक स्त्री को मारकर नरभक्षी उठा ले गया था। घसीट कर ले जाने के रास्ते का विवियन ने अनुसरण किया और उस मृत स्त्री को एक बांज वृक्ष की जड़ में झाड़ियों के नीचे अटकाया हुआ पाया। बाद में भूमि का निरीक्षण करने पर मैंने पाया कि विवियन की टोली के पहुंचते पर शेरनी पहाड़ी के नीचे चली गई थी और बाद की सारी गतिविधियों के दौरान मारी गई स्त्री से 50 गज की दूरी पर रसभरी की झाड़ियों के झुंड में पड़ी रही थी। विवियन के लिए बांज पर मचान बंधवाया गया तथा वन मार्ग के निकट 2 अन्य वृक्षों पर जो मारी गई स्त्री की जगह से ऊपर 30 गज की दूरी से होकर जाती थी मचान बांधे गए, जो उसके कर्मचारियों के लिए थे। मचान तैयार हो जाने पर लोग उन पर बैठ गए। यह टोली रात भर वहां बैठी रही, परंतु उन्हें शेरनी का कुछ भी देखने को नहीं मिला। अगले सवेरे उस स्त्री की लाश दाह क्रिया के लिए वहां से हटा दी गई और बंगले से लगभग आधा मील की दूरी पर एक जवान कटड़ा वन सड़क पर बंधवाया गया, जिसे शेरनी ने उसी रात में मार लिया। उससे अगली वाली शाम विवियन दंपति फिर उस कटड़े पर बैठे। उस रात चांद नहीं था और जैसे ही दिन का प्रकाश मध्यम पड़ने और आसपास की वस्तुएं स्पष्ट होने लगी, पहले उन्होंने आवाज सुनी, फिर देखा कि पहाड़ी पर कोई जानवर चढ़ रहा है, जिसे अनिश्चित प्रकाश में उन्होंने भ्रमवश भालू समझा। यदि उन्होंने यह दुर्भाग्यपूर्ण भूल न की होती तो उनके खिलाड़ी जैसे प्रयत्न का परिणाम उस नरभक्षी को मार गिराना होता, क्योंकि विवियन दंपति बहुत अच्छा राइफल चलाने वाले थे। 25 को विवियन दंपति कालाअगर से चले गए और दिन में मेरे 4 कटड़े डलकानिया से चलकर यहाँ पहुंचाए गए। अब शेरनी इस तरह का चारा स्वीकार करने के लिए प्रस्तुत लगने लगी थी, इसलिए बीच बीच में समय छोड़कर मैं उन्हें वन सड़क से कुछ 100 गज की दूरी पर बांध देता। एक के बाद दूसरी करके 3 रात तक शेरनी उन्हें बिना छुए उनके कुछ फुटों तक पास होकर गुजरी, परंतु चौथी रात बंगले के सबसे निकट वाले कटड़ा मार लिया गया। सवेरे उस हत्या का निरीक्षण करने पर यह देखकर निराश हो गया कि कटड़े को तेंदुए के जोड़े ने मारा है, जिन्हें मैंने पिछली रात बंगले से ऊपर बोलते सुना था। मुझे इस इलाके में गोलियां चलाने का विचार पसंद नहीं था, क्योंकि ऐसा करने पर मुझे डर था कि शेरनी यहां से दूर चली जाएगी। परंतु यह बात स्पष्ट थी कि यदि तेंदुए को मारा न गया तो वे मेरे 3 बचे हुए कटड़ों को भी मार डालेंगे। इसलिए मैंने उनका पीछा किया। मारे गए कटड़े से थोड़ा ऊपर कुछ बड़ी चट्टानों पर पड़े हुए धूप खा रहे थे, तो मैं वहां पहुंच गया और दोनों को मार दिया। कालाअगर बंगले से वन सड़क पश्चिम की तरफ कई मील तक चीड़, बांज और बुरांस के बड़े सुंदर वनों में से होकर जाती है और कुमाऊं के बाकी भागों की तुलना में इन वनों में प्रचुर पक्षी संपत्ति के अतिरिक्त सांभर, काकड़ और सूरों के रूप में काफी मात्रा में आखेट भी मिलता है। 2 अवसरों पर इस वन में मुझे शेरनी द्वारा सांभर मारे जाने का संदेह हुआ था और यद्यपि दोनों बार मुझे रक्त से सनी वह जगह मिल गई थी जहां जानवर को मारा गया था, मैं उन मारे गए जानवरों को खोज करने में विफल रहा था। अगले 14 दिनों में दिन में प्रकाश रहने का अपना सारा समय मैंने या तो वन सड़क पर, जिस पर मुझे छोड़ कोई और कभी कदम नहीं रखता था, या जंगल में बिताया और इस अवधि में केवल 2 बार शेरनी के निकट जा पाया। पहले अवसर पर मैं कालाअगर पहाड़ी धार के दक्षिणी मुख पर था और वहां से लौटते हुए
एक गौपथ का अनुसरण किया था जो पहाड़ी धार के ऊपर से होकर वन सड़क की दूर वाली दिशा में उतरकर नीचे जाता था। जब चट्टानों के एक ढूह पर पहुंचने पर मुझे एकाएक ऐसा अनुभव हुआ कि आगे खतरा है। पहाड़ी धार से वन सड़क का फासला लगभग 300 गज रहा होगा। पर्वत की धार को छोड़कर रास्ता कुछ गजों तक तीखे ढाल से होता हुआ बाईं तरफ मुड़ गया था और पहाड़ी को पार करता 100 गज तक आड़ा होकर जाता था। चट्टानों का ढूह इस रास्ते की लंबाई में दाएं हाथ की दिशा में लगभग आधे में पड़ता था। चट्टानों से आगे एक अत्यंत तीखा मोड़ उस रास्ते को बाईं तरफ ले जाता था और उससे आगे भी एक तीखा मोड़ इसे नीचे की ओर ले जाकर इस वन सड़क में मिला देता था। इस रास्ते में होकर मैं कितनी ही बार जा चुका था, पर यह पहला अवसर था जब मुझे चट्टानों को पार कर जाने में हिचकिचाहट हुई। इनसे बचने के लिए या तो मुझे कई 100 गज तक घड़े झाड़ झाकड़ से होकर जाना पड़ता अथवा उनके चौतरफा और उनसे ऊपर होकर जाने में लंबा चौड़ा चक्कर लगाना पड़ता। पहले उपाय में मुझे एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना पड़ता और दूसरे उपाय को अपनाने का मेरे पास समय ही नहीं था, क्योंकि सूरज छिपने ही वाला था और मुझे अभी 2 मील और चलना बाकी था। इसलिए मैं इसे चाहता या नहीं भी चाहता, चट्टानों का सामना करने के अलावा और कुछ नहीं बचा था। हवा पहाड़ पर ऊपर जाती चल रही थी, इसलिए मैं रास्ते के बाईं तरफ के जंगल की अनदेखी कर सकता था और अपना सारा ध्यान अपनी दाईं ओर की चट्टानों पर केंद्रित रख सकता था। 100 गज चलकर मैं खतरे के क्षेत्र से बाहर हो जाऊंगा और यह दूरी मैंने फुट फुट करके चट्टानों की तरफ मुंह करके कंधे पर राइफल धरे किनारे दर किनारे चलते हुए पूरे की। यदि कहीं वहां कोई देखने वाला होता तो उसे आगे बढ़ने का यह तरीका कितना विचित्र लग रहा होता। चट्टानों से 30 गज की दूरी पर एक खुला वन क्षेत्र था जो रास्ते के दाएं हाथ वाले पास से शुरू होकर 50 या 60 गज चल पहाड़ी तक जाता था और चट्टानों को झाड़ियों की झालर की ओट में छिपा देता था। इस क्षेत्र में एक काकड़ चल रहा था। इससे पहले कि वह मुझे देख पाए, मैंने उसे देखा और अपनी आंख के कोने से उस पर दृष्टि लगा दी। मुझे देखते ही उसने अपना सिर तुरंत ऊपर उठाया और चूंकि मैं उसकी दिशा में नहीं देख रहा था और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था, वह एकदम निश्चेष्ट होकर खड़ा हो गया, क्योंकि इन जानवरों को ऐसा करने की आदत होती है जब वे इस ख्याल में होते हैं कि उन्हें किसी ने नहीं देखा है। अत्यधिक तीखे मोड़ पर आकर मैंने कंधों से सिर ऊपर उठाकर देखा कि काकड़ ने फिर सिर झुका लिया और वह फिर से घास चरने लग गया है। मोड़ को पार कर मैं रास्ते पर थोड़ी सी दूरी तक ही चला होऊंगा कि काकड़ ताबड़तोड़ भागता पहाड़ी पर चढ़ने लगा। वह दौरा पड़ो की तरह चिल्ला रहा था। जल्दी जल्दी कुछ डग भरकर मैं फिर से मोड़ पर लौट आया और ठीक समय पर ही मैंने मार के निचले पास पर झाड़ियों में कुछ हलचल होती हुई देखी। काकड़ ने शेरनी को देख लिया था, यह बात स्पष्ट थी, और एकमात्र जगह जहां वह उसे देख सकता था वह मार्ग ही था। जिस हलचल को मैंने देखा था वह किसी पक्षी के उड़कर जाने से हुई हो सकती थी या इसके विपरीत उस शेरनी द्वारा की गई भी हो सकती थी। जो भी रहा हो, अपने मार्ग पर आगे बढ़ने से पूर्व कुछ खोज अन्वेषण कर लेना जरूरी था। चट्टान के नीचे से रिस रिस कर आ रही पानी की पतली धार ने रास्ते की लाल चिकनी मिट्टी को जिससे वह बनाया गया था गीला कर दिया था, जिससे वह रास्ते पर निशान बनने के लिए आदर्श स्तर बन गई थी। इस गीली चिकनी मिट्टी में मेरे पैरों के निशान भी बन गए थे और इन्हीं पगचिन्हों के ऊपर मुझे शेरनी के ठुके हुए पंजे के पगचिन्ह उस जगह से जहां वह चट्टान से कूदी थी और जब तक काकड़ ने उसे देखने लिया और खतरे की पुकार नहीं दे दी, मेरा पीछा किया था। जिसके बाद शेरनी रास्ता छोड़कर झाड़ियों में घुस गई थी जहां मैंने हलचल होती हुई देखी थी।
निसंदेह शेरनी इस भूमि के चप्पे चप्पे से परिचित थी और चट्टानों पर मुझे मारने का मौका न पाकर और अत्यधिक तीखे मोड़ पर मुझे खत्म कर पाने का अवसर काकड़ द्वारा खराब कर दिए जाने से कदाचित वह घनी झाड़ियों में से होते हुए अगले मोड़ पर रास्ते में मुझे रोकने के लिए आगे जा रही थी। रास्ते पर और आगे बढ़ना उचित नहीं रह गया था, इसलिए काकड़ के साथ साथ मैं खुले क्षेत्र में ऊपर की तरफ गया और बाईं तरफ मुड़कर नीचे की ओर खुली भूमि पर होता नीचे वन सड़क की तरफ चल पड़ा। यदि पर्याप्त दिन प्रकाश होता तो मुझे विश्वास था कि उस शाम शेरनी का पासा पलट देता, क्योंकि चट्टानों का आश्रय उसके द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद वहां की सारी दिशाएं मेरे पक्ष में ही पड़ती थी। भूमि को भी मैं उतना ही जानता था जितना शेरनी, और जबकि उसके प्रति मेरा सही इरादा क्या है उस पर संदेह करने का उसके पास कोई कारण नहीं था। मुझे बड़ी स्पष्टतया से अपने प्रति उसका इरादा जानने का भी लाभ प्राप्त था। तथापि यद्यपि दशाएं मेरे पक्ष में थी, उनका लाभ उठाने में संध्या में अधिक देरी हो जाने में मैं समर्थ नहीं था। अन्यत्र मैं उस मनोभावना का उल्लेख कर चुका हूं जो हमें आने वाले खतरों की चेतावनी दे देती है, और उस विषय में इतना कहने के अतिरिक्त कि यह एक वास्तविक मनोभावना है, मैं उसे जानता नहीं हूं, इसलिए यह भी नहीं समझा सकता कि यह कैसे काम करने लग जाती है। इस विषय पर कुछ और लिख बताने का परिश्रम मैं नहीं करूंगा। इस अवसर पर शेरनी को न तो मैंने सुना और न देखा ही था, और न किसी पशु पक्षी से उसके होने का कोई संकेत ही मुझे मिला था। फिर भी मुझे बिना संदेह की रत्ती भर छाया के पता था कि मेरे इंतजार में वह चट्टानों में छिपी लेटी हुई है। उस दिन मैं कितने ही घंटों बाहर रहा और सावधानी में रंच मंत्र कोई कमी किए बिना कितने ही मील जंगल में चला था, परंतु एक क्षण के लिए भी मुझे कोई बेचैनी महसूस नहीं हुई थी। और तब पहाड़ी धार के शिखर पर चट्टानों के सामने पड़ते ही मैं जान गया था कि मेरे लिए वहां खतरा है, और कुछ एक मिनटों बाद ही जंगलवासियों को दी गई खतरे की चेतावनी, पुकार और मेरे द्वारा अपने ही पद चिन्हों के ऊपर बनाए हुए नरभक्षी के पग चिन्हों की खोज कर अपने उन पाठकों को जिन्होंने मेरे वर्णन में यहाँ तक मेरा साथ देने का धैर्य दिखाया है, मैं शेरनी के साथ हुई अपनी पहली और अंतिम भेंट का स्पष्ट और विस्तृत वर्णन भी सुनाना चाहूंगा। मेरी उससे यह भेंट कालाअगर मेरे पहुंचने के 29 दिन बाद 11 अप्रैल 1930 को पूर्व अपराह्न में हुई। उस दिन 2 बजे मैं वन सड़क पर चुनी हुई जगहों पर अपने 3 कटड़े बंधवाने के इरादे से गया था कि बंगले से 1 मील की दूरी पर एक जगह जहां सड़क पहाड़ी धार को पार करती है और कालाअगर पर्वतमाला के उत्तर से पश्चिम मुख की तरफ जाती है, मुझे लोगों की एक बड़ी टोली मिली जो जलाऊ लकड़ी बीनने के लिए निकले थे। इस टोली में एक बूढ़ा आदमी भी था जिसने पहाड़ी से नीचे जहां हम खड़े थे उससे कोई 500 गज की दूरी पर उगे हुए नए बांज वृक्षों के एक झुंड की ओर संकेत करते हुए कहा कि यही वह झुंड है जहां 1 महीने पहले नरभक्षी ने उसके एकमात्र पुत्र 18 वर्ष के लड़के को मार डाला था। मैंने अपने बेटे के मारे जाने का उसके पिता द्वारा दिया गया वृत्तांत नहीं सुना था, इसलिए जब हम सड़क किनारे बैठे धूम्रपान कर रहे थे तो हमें उसने अपनी कहानी वह जगह दिखाते हुए सुनाई जहां लड़का मारा गया था और जहां उसका जो कुछ बचा कुचा छूटा था अगले दिन पाया गया था। अपने लड़के की मृत्यु का आरोप उसने उन 25 लोगों पर लगाया था जो उस दिन भी जलाओ लकड़ियां बटोरने के लिए निकले थे, और बहुत कटु होकर कहा कि वे उसे शेर द्वारा मारे जाने के लिए छोड़कर भाग गए थे। मेरे पास बैठे कुछ आदमियों ने, जो उन 25 आदमियों की टोली में भी सम्मिलित थे, जोर जोर से लड़के की मृत्यु में अपनी जिम्मेदारी का प्रतिवाद किया और उसी पर आरोप लगाया कि यह चीख कर कि उसने शेर को गुर्राते हुए सुना है और सभी की जान बचाने के लिए भाग जाने को कहकर भगदड़ मचवाने के लिए वही उत्तरदायी था। बुड्ढे को इससे संतोष नहीं हुआ। उसने सिर हिलाकर कहा, तुम बड़े आदमी हो,
और वह तो बच्चा ही था। तुम भाग निकले और उसे मार जाने के लिए छोड़ गए। मैंने उन प्रश्नों को पूछने के लिए खेद प्रकट किया, जिसके कारण यह गर्मा गर्म विवाद शुरू हो गया था। और कुछ फायदा होने की जगह उस वृद्ध पुरुष को शांत करने के लिए ही कहा कि अपना एक कटड़ा मैं उसी जगह के पास बांधूंगा जहां उसने बताया था कि उसका लड़का मारा गया था। अतः अपने 2 कटड़े बंगले में वापस ले जाने के लिए टोली को सौंप कर अपने 2 आदमियों को बचा कटड़ा पकड़ाए अपने पीछे पीछे लिए मैं वहां से चल पड़ा। एक पगडंडी जो वहां से फूटती थी जहां हम बैठे हुए थे, पड़ाव से उतरकर नीचे घाटी तक जाती थी और तिरछी तिरछी सामने के चीड़ों से भरे ढलान पर चढ़ 2 मील आगे जाने पर वन सड़क में मिल जाती थी। यह पथ खुली भूमि के एक टुकड़े के पास होकर गुजरता था, जिसके किनारे बांज का झुंड था जिसमें लड़का मारा गया था। भूमि के इस टुकड़े पर, जो लगभग 30 गज वर्ग का था, एक अकेला चीड़ का वृक्ष था। यह मैंने काट दिया। इसके ठूठ पर मैंने कटड़े को बांधा। एक आदमी को इसके लिए घास काट कर लाने भेजा और दूसरे आदमी माधो सिंह को, जिसने विश्व महायुद्ध के दौरान गढ़वाली पलटन में सेवा दी थी और अब संयुक्त प्रांत सिविल पायनियर फोर्स में सेवा कर रहा था, यह अनुदेश देकर कि वह बांज वृक्ष पर चढ़ कुल्हाड़ी के मोटे सिरे से सूखी लकड़ियों पर चोट करे और अपनी पूरी आवाज से चिल्लाए, जैसा पहाड़ी लोग अपने पशुओं के लिए पत्तियां काटते समय किया करते हैं। फिर मैंने उस खुली भूमि के निचले कोने पर लगभग 4 फुट ऊंची चट्टान के ऊपर अपना मोर्चा जमा दिया। चट्टान से आगे पहाड़ी बड़े तीखे ढलान से उतरती नीचे घाटी में चली जाती थी और पहाड़ी घने वृक्षों क्षुद्र रो जंगल से ढकी हुई थी। भूमि वाले आदमी घास लेकर आने के लिए कई चक्कर लगा चुका था और माधो सिंह एकांतर से मस्ती में कभी चिल्ला तो कभी गाना गा रहा था और मैं चट्टान पर बैठा अपनी बाईं बांह के बगल में राइफल रखे धूम्रपान कर रहा था कि अचानक मुझे पता लगा कि नरभक्षी आ पहुंचा है। भूमि पर काम कर रहे आदमी को तुरंत अपने पास आने का इशारा कर मैंने माधो सिंह का ध्यान आकर्षित करने के लिए सीटी बजाई और उसे चुपचाप रहने का संकेत किया। भूमि 3 तरफ से अपेक्षितया खुली हुई थी। वृक्ष पर चढ़ा माधो सिंह बाईं ओर मेरे सामने था, घास काटने वाला आदमी ठीक सामने, और कटड़ा अब बेचैनी के चिन्ह प्रकट करने लगा था मेरे दाएं तरफ सामने था। इस क्षेत्र में शेरनी मेरे द्वारा उसे देखे बिना नहीं आ सकती थी और अब वह आ ही चुकी थी, इसलिए एक ही जगह बची थी जहां वह अब हो सकती थी और वह थी मेरे पीछे और ठीक मेरे ही नीचे।